मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना की जाए, एक बहुत ही जरूरी और खुफिया दस्तावेज। राइट। उसकी सुरक्षा की सबसे पहली कड़ी आखिर क्या होती है? वो कोई भारी लोहे की तिजोरी तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना ही कोई एडवांस्ड डिजिटल फायरवॉल होता है। दरअसल वो कागज का एक छोटा सा आम सा फोल्ड किया हुआ टुकड़ा होता है। एक लिफाफा, एकदम आम सा दिखने वाला लिफाफा। हाँ, एग्जैक्टली। और अगर ध्यान दिया जाए तो एक लिफाफा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक बेहद सस्ती लेकिन बहुत ही मजबूत इंजीनियरिंग का नमूना है। सही कहा। आज की इस ज्ञान अध्ययन में हम बिल्कुल यही समझेंगे। हम ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन पुस्तक के चैप्टर 9 को बेस बनाकर एनवलप्स और पॉकेट फोल्डर्स की इस हैरानगेज दुनिया पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी दुनिया है जिसे लोग आमतौर पर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों से एक छोटी सी दरखास्त है। ऐसी ही गहरी और रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन विकल्प है। हाँ, और अगर किसी को इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी चाहिए ताकि वो इस डिजाइन के जादू को हकीकत में महसूस कर सकें, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक बुक लिंक और एक QR कोड मौजूद है जिसे स्कैन किया जा सकता है। राइट, जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है कि एक आम सा दिखने वाला लिफाफा दरअसल पेपर फोल्डिंग और प्रिंटिंग की ऐसी दुनिया है जो किसी 3D बिल्डिंग के आकार या उसके आर्किटेक्चर से कम नहीं है। उस 3D बिल्डिंग वाले विचार को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो सच में एक लिफाफा अपने आप में एक पूरी संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। जब एक फ्लैट कागज को मोड़कर लिफाफा बनाया जाता है तो उसके हर फोल्ड और हर किनारे का एक बहुत ही विशेष फंक्शन होता है। जैसे इस चैप्टर में लिफाफे की एनाटॉमी को बारीकी से समझाया गया है। एनाटॉमी जैसे इंसानों की होती है। एग्जैक्टली। इसमें एक सील एडहेसिव होता है, यानी वो हिस्सा जहां गोंद लगता है। फिर एक सील फ्लैप होता है और एक थ्रोट यानी गला होता है। वेट, गला? लिफाफे का थ्रोट? हाँ, थ्रोट, वो जगह जहां से डॉक्यूमेंट अंदर जाता है। इसके अलावा इसमें बॉटम फ्लैप, शोल्डर, फ्रंट या फेस और साइड फ्लैप्स या सीम्स होते हैं। ओह वाह, थ्रोट और शोल्डर। सुनने में सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इंसान की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। राइट, लेकिन ये टर्म्स इस बात का सबूत है कि ये पूरा एक सोचा समझा मैकेनिकल डिजाइन है। ये साइड फ्लैप्स इस पूरी संरचना को आपस में जोड़े रखते हैं। सही बात है। और जैसे पुस्तक में क्लोजर डेजिग्नेशन यानी लिफाफे को बंद करने के तरीकों पर बात की गई है, वहाँ 2 मुख्य तरीके हैं। हाँ, ओपन एंड और ओपन साइड। एग्जैक्टली। ओपन एंड जिसे OE कहते हैं और ओपन साइड जिसे OS कहते हैं। अब तक जो समझ आया है उसके हिसाब से ओपन एंड में ओपनिंग और सील फ्लैप दोनों लिफाफे के छोटे हिस्से की तरफ होते हैं। शॉर्ट डायमेंशन पर। राइट। पर मेरा सवाल यह है कि एक डिजाइनर को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि खुलने वाली जगह लंबी तरफ है या छोटी तरफ? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, फर्क सिर्फ डिजाइन का नहीं है बल्कि उस लिफाफे के उपयोग के तरीके का है। ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म तय करता है कि लिफाफे के अंदर पेपर डालेगा कौन। डालेगा कौन? मतलब इंसान या एक मशीन। एग्जैक्टली। जब किसी ओपनिंग को ओपन एंड या छोटे हिस्से पर रखा जाता है तो वो हैंड इंसर्शन के लिए बेहतर होता है, यानी हाथों से पेपर डालना। अच्छा, क्योंकि इंसान के हाथों को एक छोटी ओपनिंग से डॉक्यूमेंट स्लाइड करने में आसानी होती है। सही पकड़ा। लेकिन ओपन साइड बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। इसमें ओपनिंग लिफाफे के लंबे हिस्से की तरफ होती है, जिसे OS कहते हैं। हाँ, अब सोचिए, बड़ी कंपनियां जब लाखों बिल्स या बैंक स्टेटमेंट्स भेजती हैं तो वहां कोई इंसान बैठकर पेपर तो डाल नहीं रहा होता। बिल्कुल नहीं, वहां तो ऑटोमेटिक मशीनें होंगी। हाई स्पीड ऑटोमेटिक इंसर्शन मशीनें। ये मशीनें 1 सेकंड के फ्रैक्शन में पेपर को फोल्ड करती हैं और लिफाफे में शूट करती हैं। और उन मशीनों को एक चौड़ा टारगेट चाहिए होगा। एग्जैक्टली। अगर ओपनिंग छोटी होगी तो उस हाई स्पीड पर कागज फंस जाएगा और पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। इसीलिए ऑटोमेटिक इंसर्शन के लिए हमेशा ओपन साइड डिजाइन यूज होता है। अरे वाह, एक छोटी सी डिटेल के पीछे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिक। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे गाड़ियों के डिजाइन में एरोडायनामिक्स का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल वैसा ही है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सही बात है। अच्छा, संरचना समझने के बाद अगर US स्टैंडर्ड एनवेलप्स के प्रकारों पर नजर डाली जाए तो वहां नाम थोड़े अजीब और आर्बिट्ररी लगते हैं। हाँ, US साइजेस का सिस्टम थोड़ा मेसी है। जैसे पुस्तक में काफी सारी कैटेगरीज हैं। कमर्शियल और ऑफिशियल एनवेलप्स हैं, जिनमें कमर्शियल के साइजेस 5 से 6 3/4 तक होते हैं और ऑफिशियल के 7 से 14 तक।
राइट, स्टैंडर्ड ओपन साइडेड गम्ड फ्लैप्स होते हैं इनमें। और इसके अलावा बुकलेट एनवलप्स हैं जिनमें ओवरऑल प्रिंटिंग होती है, विंडो एनवलप्स हैं यूएस और कनाडा के अलग अलग स्पेसिफिक साइजेस के साथ, कैटलॉग और अनाउंसमेंट या ए स्टाइल एनवलप्स भी हैं। हाँ, जिनके एज थोड़े डेकल या रैगड होते हैं, मैचिंग पेपर्स के साथ। और इन सब में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी इंजीनियरिंग थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक लगती है, जैसे वॉलेट फ्लैप और मेटल क्लास्प एनवलप्स। आखिर इनका असली उद्देश्य क्या है? इन दोनों का मेन उद्देश्य, देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा और ड्यूरेबिलिटी तय करना है। अगर हम वॉलेट फ्लैप एनवलप को देखें तो इसका फ्लैप बहुत गहरा होता है। अच्छा। और इसका जो गम्ड एरिया है, जहां एडिसिव लगता है, वो आम लिफाफों से कहीं ज्यादा चौड़ा होता है। बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म्स इनका यूज अपने स्टेटमेंट्स भेजने के लिए करती हैं। तो इस एक्स्ट्रा चौड़ी गमिंग का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर कोई इस लिफाफे को भाप या स्टीम से खोलने की कोशिश करे, ओह, जैसे पुरानी स्पाई मूवीज में करते थे। एग्जैक्टली, तो वो डॉक्यूमेंट तक पहुंचने से पहले ही कागज को फाड़ देगा। ये एक तरह का टेम्पर एविडेंट मैकेनिज्म है। पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ की है। वाओ। और मेटल क्लास्प वाले? मेटल क्लास्प एनवलप्स उन भारी डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं जिन्हें बार बार खोलने और बंद करने की जरूरत पड़ती है। इसमें धातु का एक छोटा सा लॉक होता है। राइट, क्योंकि गोंद एक बार खुलने के बाद तो खराब हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मेटल क्लास्प एक हैवी ड्यूटी मैकेनिकल लॉक का काम करता है। मोटी लीगल फाइल्स या रिपोर्ट्स इसमें पूरी तरह सुरक्षित रहती है। समझ गया। और इसी लिस्ट में एक और नाम था, बेरोनियल एनवलप्स। ये किस लिए होते हैं? बेरोनियल। इनमें बहुत ही डीप और पॉइंटेड फ्लैप्स होते हैं। इनका उद्देश्य सुरक्षा नहीं, बल्कि फॉर्मल इनविटेशंस में एक बहुत ही शाही और एलिगेंट एहसास देना होता है। ओके, एलिगेंस। पर ये सुरक्षा और एलिगेंस वाली बात सुनकर ना मेरे दिमाग में एक उलझन पैदा हो रही है। कैसी उलझन? मतलब आज के इस दौर में जहाँ हर चीज डिजिटल हो चुकी है, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसफर्स का जमाना है, और इस पुस्तक में रिमिटेंस एनवलप्स का जिक्र है जिन पर कूपन्स या क्रेडिट इन्फो प्रिंट होती है। हाँ। और कॉइन एनवलप्स की बात की गई है जो बैंक्स द्वारा सिक्के रखने के लिए यूज होते हैं। क्या सच में इस डिजिटल जमाने में फिजिकल कॉइन या रिमिटेंस एनवलप्स की कोई असली जगह बची भी है? देखिए, डिजिटल दुनिया के अपने फायदे जरूर है, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और करेंसी का वजूद आज भी उतना ही ठोस है। रिमिटेंस एनवलप्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई ट्रांजैक्शंस में फिजिकल सिग्नेचर चाहिए होता है। हार्ड कॉपी प्रूफ। राइट, और एक ऐसी प्राइवेसी की जरूरत होती है जो क्लाउड सर्वर्स पे हैक नहीं हो सकती। बड़ी उम्र का जो डेमोग्राफिक है या जहां इंटरनेट रिलायबल नहीं है, वहां फॉर्म भर के चेक के साथ भेजना आज भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये पॉइंट तो है। और कॉइन एनवलप्स का क्या सीन है? कॉइन एनवलप्स तो बहुत जरूरी है। रिटेल स्टोर्स, बैंक्स, कैसीनोज और यहाँ तक कि पुलिस एविडेंस रूम्स में देखिए। ओह, एविडेंस रूम्स। हाँ, छोटी धातु की चीजों, सिक्कों या क्राइम सीन एविडेंस को सिक्योरली हैंडल और कैटलॉग करने के लिए इन छोटे मजबूत लिफाफों की बेहद जरूरत होती है। इनके बिना फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज करना लगभग असंभव है। सही बात है। और एक बात और, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक टैक्टाइल यानी छूने का अनुभव देते हैं, जो हमारे दिमाग में एक अलग लेवल का भरोसा पैदा करता है। वजन और स्पर्श से मिलने वाला भरोसा। सच में ये किसी डिजिटल स्क्रीन पर नहीं मिलता। चलिए अब यूएस के इन आर्बिट्रेरी साइजेस से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय यानी आईएसओ स्टैंडर्ड साइजेस की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं देख रहा था कि यूएस में तो नाम और साइजेस का कोई सिर पैर ही नहीं दिखता। मतलब किसी का नाम मोनार्क है, किसी का ग्लैडस्टोन, किसी का साइज 734 है। हाँ, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड्स को देखकर लगता है वहां एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल एलिगेंस काम कर रही है। आखिर ये आईएसओ सिस्टम यूएस सिस्टम से इतना अलग और लॉजिकल क्यों है? क्योंकि यूएस सिस्टम हिस्टोरिकल विम्स और रैंडम जरूरतों का एक मिश्रण है, लेकिन आईएसओ एनवेलप साइजेस पूरी तरह से कागज की फोल्डिंग के लॉजिक पर आधारित हैं। इनका बेस है स्टैंडर्ड A4 साइज का पेपर, जो कि 210 बाय 297 मिलीमीटर का होता है। एग्जैक्टली। और इस सिस्टम का मैकेनिज्म देखिए कितना सुंदर है। अगर आप एक A4 पेपर को लें, उसके 3 बराबर हिस्से या थर्ड्स करके उसे 2 बार फोल्ड करें, जैसे हम आमतौर पे ऑफिशियल लेटर्स को फोल्ड करते हैं। बिल्कुल वही। तो वो एक DL साइज के एनवेलप में एकदम प्रिसाइज फिट हो जाएगा। तो
तो डीएल का साइज उसी मैथमेटिकल रेशियो से निकला है। हाँ तो इसका मतलब पूरा सिस्टम A4 पेपर को अलग अलग तरह से फोल्ड करने पर बना है। हाँ अगर उसी A4 पेपर को सिर्फ एक बार बीच से यानी हाफ में फोल्ड कर दिया जाए, हाँ तब क्या होगा? तब वो एक C5 साइज के एनवेलप में परफेक्टली फिट बैठता है। वाओ। और अगर उसी A4 पेपर को क्वार्टर्स में यानी 2 बार आधा आधा फोल्ड कर दिया जाए, तो वो सीधा एक C6 एनवेलप में जाएगा। ये मैथ्स इसलिए इतनी स्मूथली काम करती है क्योंकि आईएसओ पेपर साइजेस एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो पर आधारित होते हैं, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, राइट? 1:1.144। राइट। अगर आपके पास A5 पेपर है, हाँ। तो उसे एक बार फोल्ड करने पर वो आसानी से C6 या DL एनवेलप में आ जाएगा। इसमें नाम भी सीरीज में चलते हैं, C3, B4, C4, B5, C5, B6, C6, DL। ये तो सच में बहुत लॉजिकल है, आर्बिट्रेरी बिल्कुल नहीं है। हाँ हर साइज अपने पिछले साइज का एक मैथमेटिकली प्रोपोर्शनड हिस्सा है। बिल्कुल, इसीलिए ग्लोबली ये इतना सक्सेसफुल है। ये मैथ्स का लॉजिक दिमाग को बड़ा सुकून देता है। लेकिन चाहे यूएस सिस्टम हो या मैथमेटिकली परफेक्ट आईएसओ सिस्टम, इन लिफाफों पर जब इंक और ग्राफिक्स प्रिंट करने की बारी आती है तो वो एक अलग ही टेक्निकल सरदर्द बन जाता है। ओ, प्रिंटिंग तो पूरा एक अलग ही संघर्ष है। जैसे पुस्तक बताती है कि प्रिंट करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है प्री मेड एनवलप्स पर प्रिंट करना, जो पहले से बने बनाए आते हैं, और दूसरा है फ्लैट शीट्स पर प्रिंट करके बाद में उनका लिफाफा बनाना। सही है। अब ये तो ऑब्वियस है कि प्रीमेड लिफाफे सस्ते होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां प्रीमेड का इस्तेमाल बिल्कुल असंभव हो जाता है? ऐसी कई स्थितियां हैं। सोचिए, अगर आपको लिफाफे के अंदर की तरफ कोई मैसेज या सिक्योरिटी पैटर्न प्रिंट करना है, तो बने बनाए लिफाफे के अंदर प्रिंट मशीन का जाना तो असंभव है ना। हाँ, वो तो बंद हो चुका है। एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर आपको 4 कलर प्रिंटिंग करनी है जो लिफाफे के एकदम किनारों तक यानी ब्लीड तक जाती हो, या फिर ऐसी हैवी एम्बोसिंग करनी हो जिसका निशान लिफाफे के पीछे की तरफ न उभरे, तो वहां क्या ऑप्शन बचता है? वहां हर हाल में कस्टम कन्वर्शन की आवश्यकता होती है। इसका सीधा मतलब है कि पहले फ्लैट कागज पर प्रिंट और डिजाइन का काम होगा और उसके बाद उस फ्लैट कागज को काट कर, फोल्ड करके और गोंद लगाकर लिफाफा बनाया जाएगा। ओके, पर यहाँ पुस्तक में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कमर्शियल रूल बताया गया है। लिखा है कि कस्टम कन्वर्जन के लिए कम से कम 5000 पीसेस का ऑर्डर जरूरी है और इसमें लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। हाँ, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? I mean, अगर किसी छोटे स्टार्टअप को सिर्फ 500 कस्टम लिफाफे चाहिए, तो क्या वो नहीं बनवा सकते? इस 5000 के मिनिमम रूल के पीछे आखिर क्या मैकेनिक्स है? इसे समझने के लिए ना आपको एक आम डेस्क प्रिंटर के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक हेवी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में सोचना होगा। ओके। कस्टम एनवेलप बनाने के लिए सबसे पहले एक कस्टम डाई बनानी पड़ती है। ये एक बहुत ही शार्प मेटल का कटिंग टेम्पलेट होता है जो उस स्पेसिफिक शेप को काटने के काम आएगा। राइट। उसके बाद बड़ी बड़ी फोल्डिंग मशीनों और ग्लू इंजेक्टर्स को उस स्पेसिफिक साइज के हिसाब से मिलीमीटर दर मिलीमीटर कैलिब्रेट किया जाता है। इस हेवी ड्यूटी मशीन को सेट करने में कई घंटे लगते हैं। ओह, तो मशीन का सेटअप टाइम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब अगर आपको सिर्फ 500 लिफाफे बनाने हैं तो उस मशीन के सेटअप और लेबर का खर्चा ही उन लिफाफों की कीमत से कई गुना ज्यादा बैठ जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नई कार के मॉडल के लिए पूरी फैक्ट्री की असेंबली लाइन सेट करना और फिर वहां से सिर्फ 3 गाड़ियां बनाना। परफेक्ट एनालॉजी। इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए ही 5000 का वॉल्यूम मिनिमम जरूरी होता है और 3 हफ्ते इसलिए लगते हैं क्योंकि प्रिंटिंग, इंक ड्राइंग, डाई कटिंग, फोल्डिंग और ग्लूइंग ये सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं। इन्हें जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट्री लाइन वाले लॉजिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इस फैक्ट्री सेटअप के अलावा एक और हेडेक है पोस्टल रेगुलेशंस। ओह, पोस्टल रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। पुस्तक में लिखा है कि प्री मेड एनवेलप्स पर प्रिंट करते वक्त सामने का हिस्सा यानी फेस, एड्रेस और पोस्टेज के लिए खाली होना चाहिए। ग्राफिक सिर्फ ऊपर बाएं यानी अपर लेफ्ट कॉर्नर में होने चाहिए। सही है। और एक बहुत ही टेक्निकल और अजीब रिक्वायरमेंट भी है। प्रेस ग्रिपर्स के लिए किनारों पर 38 इंच की जगह खाली छोड़नी पड़ती है। ये प्रेस ग्रिपर्स आखिर हैं क्या कि इनके लिए डिजाइन में ब्लैंक स्पेस छोड़ना इतना जरूरी है? देखिए, प्रेस ग्रिपर्स को आप प्रिंटिंग मशीन के मैकेनिकल हाथ या उंगलियां समझ लीजिए। मशीन की उंगलियां, ओके। जब कागज मशीन के अंदर बहुत तेजी से दौड़ता है तो ये मैकेनिकल ग्रिपर्स कागज के किनारों को जोर से पकड़कर आगे खींचते हैं। तो अगर उस हिस्से में
इंक हुई तो? अगर किसी डिजाइनर ने उस 38 इंच के हिस्से में इंक या डिजाइन लगा दिया, तो जैसे वो मेटल ग्रिपर्स वहां कागज को दबाएंगे, गीली इंक पूरे कागज पर फैल जाएगी, पूरा डिजाइन बुरी तरह स्मज हो जाएगा। बाप रे, मतलब इतनी छोटी सी टेक्निकल डिटेल को इग्नोर करने पर हजारों प्रिंट्स खराब हो सकते हैं। एकदम, ये प्रैक्टिकल डिजाइन का एक बहुत जरूरी लेसन है। तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा कि कैसे एक डॉक्यूमेंट पूरी सुरक्षा के साथ मेल के जरिए ट्रैवल करता है। लेकिन सोचिए, जब वो मेल से निकलकर किसी बोर्ड रूम में क्लाइंट के सामने पेश किया जाता है, तब तो उस बेचारे लिफाफे को फाड़कर फेंक दिया जाता है। एग्जैक्टली। असली प्रेजेंटेशन की शुरुआत तो तब होती है, और तब एंट्री होती है पॉकेट फोल्डर्स की। पुस्तक के अगले हिस्से में इन फोल्डर्स के स्टाइल्स और टेम्पलेट्स का बहुत विस्तृत जिक्र है। हाँ, और फोल्डर्स का डिजाइन काफी क्रूशियल होता है। जैसे स्टैंडर्ड 2 पॉकेट फोल्डर सबसे आम है, लाइट वेट इंसर्ट्स के लिए सस्ता होता है और इसमें बिजनेस कार्ड का स्लॉट भी होता है। लेकिन इसमें एक 2 पॉकेट विद बॉक्स साइड फ्लैप्स का ऑप्शन भी है। राइट। मेरा सवाल यह है कि इसके पॉकेट्स फ्लैट ना होकर बॉक्स की तरह उभरे हुए क्यों होते हैं? इसकी क्या जरूरत है? बॉक्स साइड फ्लैप्स एक बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिकल सॉल्यूशन है। सोचिए, अगर किसी स्टैंडर्ड फ्लैट फोल्डर में आप 30-40 मोटी शीट्स डाल दें या कोई पूरी मैगजीन मीडिया किट डाल दें, तो क्या होगा? वो फोल्डर ठीक से फोल्ड नहीं होगा और उसकी स्पाइन यानी पीठ फटने लगेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि कागज के फोल्ड होने के लिए स्पेस ही नहीं बचा। बॉक्स साइड फ्लैप्स इसी समस्या को हल करते हैं। उनके फ्लैप्स स्क्वायर कट होते हैं और फोल्ड होने पर वो एक 3D कार्डबोर्ड बॉक्स का आकार ले लेते हैं। अच्छा, तो फोल्डर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ, और भारी मटेरियल्स रखने के बावजूद फोल्डर बाहर से बिल्कुल फ्लैट और प्रोफेशनल दिखता है। हालांकि इस हेवी वजन को उठाने के लिए इनमें हेवी या लैमिनेटेड कवर स्टॉक का होना बेहद जरूरी होता है। मेक सेंस। इसके अलावा पुस्तक में 3 पॉकेट फोल्डर का जिक्र है, जो फोल्ड होने पर 9x12 इंच का ही रहता है, लेकिन इसमें 3 पैनल होते हैं। और एक बड़ा ही खास सिंगल पॉकेट रूम की फोल्डर भी है, जो होटल की रूम कीज के लिए होता है। हाँ, जो जैकेट पॉकेट या पर्स में फिट होने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। और एक रोचक बात सुनने वालों के लिए ये है कि जो लोग इन डिजाइन्स को खुद बनाना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तक में टेम्पलेट्स 14 स्केल यानी चौथाई आकार में दिए गए हैं। तो उन्हें उसे यूज करने के लिए स्कैन करके 400% बड़ा करना होगा। बिल्कुल। अब ये सब प्रेजेंटेशन मैकेनिक्स देखकर ना मुझे दिमाग में एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। कैसा किस्सा? एक बहुत ही बड़ी पिक चल रही थी, डेटा शानदार था, स्लाइड्स एकदम परफेक्ट थे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना, तो उनका फोल्डर बेहद फ्लिम्जी यानी हल्का और सस्ता था। ओह नो, मैं समझ सकती हूँ क्या हुआ होगा। हाँ, फोल्डर से पेपर फिसलकर गिर रहे थे और फोल्डर की स्पाइन मुड़ी हुई थी। उस एक हल्की क्वालिटी के कागज ने उस पूरे करोड़ों के प्रपोजल का विश्वास हिलाकर रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फोल्डर की क्वालिटी का इंसान की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है? जो असर उस मीटिंग में हुआ वो ह्यूमन साइकोलॉजी और टैक्टाइल सेंसेशन का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हमारा दिमाग ना सबकॉन्शियसली किसी चीज के वजन और उसको छूने की फीलिंग को उसकी क्वालिटी और भरोसे से जोड़ता है। यानी अगर बाहर से सॉलिड है तो अंदर का कंटेंट भी सॉलिड होगा। राइट। अगर फोल्डर का वजन ठोस है, पेपर मजबूत है, फोल्ड्स शार्प है, तो रिसीवर को बिना बोले ये सिग्नल मिलता है कि अंदर का डेटा भी उतना ही कीमती है। इसीलिए उस फ्लिम्जी वाली गलती से बचने के लिए पुस्तक साफ कहती है कि हमेशा 100 से 120 LB यानी 270 ग्राम से 325 ग्राम बेसिस वेट वाला कवर स्टॉक ही चुनना चाहिए। वजन बहुत जरूरी है। और एक गलती और भी होती है, लोग अक्सर जरूरत से बड़े पॉकेट्स चुन लेते हैं, ये सोचकर कि ज्यादा जगह अच्छी है, लेकिन इससे कागज अंदर फिसलते रहते हैं और पूरी प्रेजेंटेशन मेसी दिखती है। छोटी छोटी डिटेल्स, बड़ा असर। यहाँ प्रोडक्शन की बारीकियों में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, पेपर डमी बनवाना। कहा गया है कि फाइनल प्रिंटिंग से पहले सेम मटेरियल्स के साथ एक ब्लैंक प्रोटोटाइप बनवाना चाहिए। डमी बनाना बहुत जरूरी स्टेप है। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे टेक में कोई प्रोडक्ट फाइनल लॉन्च से पहले बीटा टेस्ट किया जाता है। अगर पेपर डमी ना बनवाई जाए और सीधे हजारों कॉपीज प्रिंट कर दी जाएं, तो इसका फाइनेंशियल रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, बिना डमी के प्रोडक्शन में जाना एक बहुत बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। डमी से आपको एग्जैक्ट वजन, फोल्डिंग के बाद आने वाली टेंशन और पॉकेट की कैपेसिटी का फिजिकली पता चल जाता है। एक रिस्क और भी है जो लोग अक्सर नहीं देखते हैं। क्या? मैन्युअल लेबर। जब आप बॉक्स पॉकेट या 3 पैनल फोल्डर्स डिजाइन करते हैं तो उन्हें आम मशीनें फोल्ड नहीं कर पाती हैं। ओह, तो उन्हें कैसे फोल्ड करते हैं? उनके लिए
हैंड असेंबली यानी हाथों से जोड़ना जरूरी हो जाता है। और जहां हाथ का काम आता है वहां कॉस्ट और टाइम दोनों तेजी से बढ़ते हैं। पैसों की आग। एग्जैक्टली। इस खर्चे और वक्त को बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि नए आर्बिट्ररी डिजाइन्स बनाने के बजाय कमर्शियल प्रिंटर्स के पास जो एग्जिस्टिंग डाइज पहले से मौजूद होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। तो इससे डिजाइन स्टैंडर्ड मिलता है और डाई मेकिंग का हजारों का खर्चा बच जाता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही निकलता है कि चाहे वो लिफाफे के बंद होने का ओई या ओएस मैकेनिज्म हो, पोस्टल रूल्स के मैकेनिकल ग्रिपर्स हो या एक फोल्डर के पेपर का जीएसएम हो, ये सब कुछ सिर्फ एस्थेटिक्स या सुंदरता के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा आकर्षक कॉम्बिनेशन है जिसमें हर मिलीमीटर का अपना एक सॉलिड लॉजिक होता है। मानना है कि एक बेहतरीन डिजाइन की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि वो कितना अलग दिखता है, बल्कि इस बात में है कि वो अपना काम इतनी खामोशी और सटीकता से करता है कि किसी को उसके पीछे की इंजीनियरिंग का पता ही नहीं चलता। लोग बस उस पर विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी विचार मेरे दिमाग में आता है। आज का दौर पीडीएफ्स और डिजिटल स्क्रीन्स का दौर है। हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब एक डिजिटल फाइल बनकर रह गया है और हर जरूरी संदेश एक ईमेल। दैट्स ट्रू। ऐसे दौर में सोचिए, जब किसी के हाथों में एक भारी मेटल ग्लास एनवेलप आता है जिसे खोलने में थोड़ी मेहनत लगती है, या किसी खास मौके पर एक फाइनली क्राफ्टेड बरोनियल इन्विटेशन आता है जिसका कागज मोटा और खुशबूदार होता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो क्या वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, वो फिजिकल वजन और उस ठोस कागज के छूने का अनुभव कोई भी डिजिटल चीज रिप्लेस कर सकती है? एक फिजिकल डिजाइन का और किसी चीज को हकीकत में अपने हाथों में पकड़ने का दिमाग पर जो इम्पैक्ट होता है ना, उसके बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो टैक्टाइल मेमोरी हमेशा दिमाग में रहती है। तो ऐसी ही अद्भुत और अंदरूनी जानकारियों की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए एक बार फिर याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस डिजाइन रेफरेंस पुस्तक को फिजिकल फॉर्म में प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक और क्यूआर कोड का उपयोग जरूर करें। अगली बार एक नए और डीप विषय के साथ फिर मिलते हैं।